So when I came across Aishwarya Mohan Raj's video about her weight loss, my mind was blown. I mean, kudos to Aishwarya for being so transparent. Seriously. Usually celebs कहते हैं कि उनका weight loss हुआ है because of dieting and because of hard work. But she kept it real about using Mounjaro. हम एक ऐसे एरा में एंटर कर चुके हैं जहां पर weight loss is not just about willpower, it's also about our chemistry. But wait, before we jump on the trend, हमें थोड़ा डीप एनालिसिस करने की जरूरत है। तो आज हम इस वीडियो में दो बड़े सवालों को कवर करेंगे। पहला, बायो इंजीनियरिंग वर्सेस बायोलॉजी। क्या ये इंजेक्शन ओबेसिटी और डायबिटीज की हमारी इस फाइट को पूरी तरह से बदलने वाला है? Is it actually a metabolic reset or a temporary hack? Second, the big pharma trust factor. Novo Nordisk, Eli Lilly ऐसी big pharma companies के clinical trials कैसे चल रहे हैं and इनका track record कैसा रहा है so far? And India में जो local players हैं और जो ये generic injections बना रहे हैं, उन पे क्या हम आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं? चलो, let's dive into the science, the scandals and the reality of weight loss in 2026. To understand Mounjaro and Ozempic क्यों इतनी बिग डील है इन इंडिया, वी हैव टू गो बैक इन टाइम लाइक 150 साल पहले। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि 1876 से 1900 के बीच में इंडिया में जो फैमिन आया था, उसकी वजह से लगभग 80 लाख इंडियंस की मौत हो गई थी। और फिर 1943 में जो बंगाल फैमिन हुआ था, उसमें लगभग 30 लाख लोग गुजर गए थे। एंड शॉकिंगली रिसर्च बताती है कि ये किसी नेचुरल ड्राउट की वजह से नहीं हुआ था, ये था एक मैसिव फेलियर ऑफ अ मैन मेड पॉलिसी। लेकिन टॉपिक पे वापस आते हैं कि क्यों इन फैमिन्स की वजह से आज हम कैसे अपना वेट लॉस करते हैं, कैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो ये फैमिन सर्वाइव कर गए थे, उनकी बॉडी में एक स्पेशल फीचर डेवलप हो गया था, एक तरह का सुपर पावर। और ये सुपर पावर था कि कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी स्टोर करती है फैट को, वो भी एफिशिएंटली। हमारी एंसेस्टर्स की बॉडी ने ये सीख ली कि जब भी खाना मिले तो उसे फैट की तरह स्टोर कर लो, क्योंकि क्या पता अभी नेक्स्ट एक और फैमिन आने वाला हो। सुनने में ये बहुत लॉजिकल लगा, राइट? लेकिन ये बस एक हाइपोथेसिस है। लेट 90s और अर्ली 2000s में जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने इंसानी डीएनए की मैपिंग की, तो साइंटिस्ट ने इन थ्रिफ्टी जीन्स को ढूंढने की बहुत कोशिश की। उन्हें लगा था कि कोई स्पेसिफिक जेनेटिक कोड मिलेगा जो इवोल्यूशन के वक्त सेलेक्ट हुआ था। पर हैरानी की बात यह है कि ऐसा कोई डेफिनेटिव जीन मिला ही नहीं। इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए जो जेनेटिक सिग्नेचर्स चाहिए थे, वो मॉडर्न डीएनए सीक्वेंसिंग में मिसिंग था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस गलत है। इट जस्ट मीन्स दैट उसका कोई सबूत अब तक हमें नहीं मिला है। ये एक प्रपोज्ड थ्योरी है, जैसे कि और थ्योरीज भी हैं। पहली है ड्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस। ये कहती है कि हमने फैट स्टोर करने की एबिलिटी सीखी नहीं है, बल्कि हमने फैट कंट्रोल करने की एबिलिटी खो दी है। क्योंकि अब हमें जंगली जानवरों से भागना नहीं पड़ता, तो हमारी बॉडी ने वो जीन्स ड्रिफ्ट होने दिए जो हमें दुबला रखते थे। दूसरी है थ्रिफ्टी फिनोटाइप हाइपोथेसिस। ये जेनेटिक्स से ज्यादा इन्वायरमेंट पर फोकस करती है। इसके मुताबिक अगर एक मदर प्रेगनेंसी के वक्त मैल नरिश्ड है, तो वूम में ही बेबी का सिस्टम स्लो मेटाबॉलिज्म पे सेट हो जाता है ताकि वो सरवाइव कर सके। पर वही बेबी जब बड़े होकर के एक्सेस कैलोरीज खाता है, तो उसका वही स्लो मेटाबॉलिज्म ओबेसिटी का कारण बन जाता है। ऐसे तो कई थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं और कई थ्योरीज फ्यूचर में भी आएंगी, लेकिन नॉनदलेस ओबेसिटी और डायबिटीज इंडिया में एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी आयरनी है। क्योंकि 1990 तक तो देश भर में माल न्यूट्रिशन और स्टारवेशन की वजह से बहुत सारी डेथ्स हो रही थी। तो उस टाइम पे ये हमारा फीचर एक प्रॉब्लम नहीं था, एक्चुअली हमें सरवाइव करने में हेल्प करता था। बट कट टू 2026, द स्क्रिप्ट हैज टोटली फ्लिप्ड। 1992 वर्सेस 2026 के ग्राफ्स ही देख लो। फर्स्ट चाइल्ड की स्टंटिंग कम हुई है पहले से। बेसिकली स्टंटिंग को डिफाइन करते हैं एज लो हाइट फॉर एज, उम्र के मुताबिक जो हाइट होनी थी उससे कम हो, जो कि डायरेक्टली इंडिकेट करता है टुवर्ड्स माल न्यूट्रिशन। पहले से अंडरवेट बच्चों का भी काउंट कम हुआ है, विच इज गुड न्यूज। लेकिन बच्चों की वेस्टिंग
जो कि लो वेट फॉर हाइट को कहते हैं, वो पहले से बढ़ी है, which again indicates towards malnutrition. चाइल्ड ओबेसिटी में भी काफी जंप आया है और इंडिया अब ग्लोबली सेकेंड रैंक करता है चाइल्ड ओबेसिटी में। पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है जहां ओबेसिटी और मैल न्यूट्रिशन साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, और इस डबल बर्डन के सबसे बुरे शिकार होते हैं चिल्ड्रन इन द डेवलपिंग कंट्रीज सच एज आवर्स। और सबसे शॉकिंग है, अडल्ट ओबेसिटी 10.6% से जंप करके 30% तक चली आई है। ये सारा डेटा जो भी मैं यूज कर रही हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर योर रेफरेंस। फूड की इतनी एक्सेसिबिलिटी और इनका इतना ओवर प्रोसेस्ड होना हमारे लिए एक तरीके का मेटाबॉलिक इमरजेंसी लेके आया है। 1990 में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि द फूड इज जस्ट टू लिटिल, और 2026 में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि द फूड इज टू मच, अ लिटिल बिट टू मच। आज के टाइम पे इंडिया में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को डायबिटीज है और 13 करोड़ से भी ज्यादा लोग ओबीस हैं। फर्स्ट पे आता है चाइना विद 148 मिलियन, ऑलमोस्ट 15 करोड़ डायबिटिक्स, और हम दुनिया में नंबर 2 पे रैंक करते हैं फॉर डायबिटीज विद 89.8 मिलियन, ऑलमोस्ट 9 करोड़ इंडियंस डायबिटिक हैं। वो भी ये नंबर तो डायग्नोस्ड लोगों का है। हम इंडियंस अराउंड 62% ऑफ आवर कैलोरीज लेते हैं लो क्वालिटी कार्ब से और रिफाइंड शुगर से। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2024 की टॉप 20 कंट्रीज फॉर द मोस्ट रैपिड इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट्स लिविंग विद हाई बीएमआई में हम 11th नंबर पे स्टैंड करते हैं। दैट इज वाई कई सारे डॉक्टर्स इसको एज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी मानते हैं। अगर हमारे नौजवान 40 की एज में आते आते डायबिटीज और हार्ट फेलियर्स के शिकार हो जाएंगे तो हमारा देश कैसे ही चलेगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर दिस इंजेक्शंस कम इनटू फ्रेम। ये इंजेक्शंस हमारी बॉडी को बहुत सारी चीजें अनलर्न करने में मदद करते हैं, एंड हियर इज हाउ। All thanks to this one desert lizard called गीला मॉन्स्टर, जिसकी वजह से आज ये वेट लॉस मेडिसिन इंजेक्शंस पॉसिबल हो पाए हैं। And all thanks to a scientist called John Eng. उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो गीला मॉन्स्टर है, इवन दो वो बहुत टाइम तक नहीं भी खाना खाए तभी भी उसका ब्लड शुगर काफी स्टेबल रहता है। एंड ये हो पाता है बिकॉज ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड एक्सेंडिन 4। जो ये गीला मॉन्स्टर है वो बहुत रेयरली ही कुछ खाता है, समटाइम्स ओनली 3 और 4 टाइम्स अ ईयर। लेकिन फिर जब ये खाना खाता है मैसिव अमाउंट्स में ही खा लेता है। अब इतनी ओवर ईटिंग से शुगर डेंजरसली ना शूट अप हो, द लिजर्ड प्रोड्यूसेस अ स्पेसिफिक हार्मोन इन इट्स सलाइवा, वही एक्सेंडिन 4। दिस हार्मोन ट्रिगर्स द लिजर्ड्स पैनक्रियास टू रिलीज इंसुलिन, जो कि इतने सारे खाने को प्रोसेस करने में हेल्प करे। द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सेंडिन 4 is that it remains active and stable in the lizard's bloodstream for days, allowing for a slow and controlled digestion. अब इससे होता यह है कि एपेटाइट कम हो जाती है और शुगर लेवल्स भी मैनेज हो जाते हैं। और ये हार्मोन काफी मिलता जुलता है उस हार्मोन से जो कि ह्यूमन बॉडी से प्रेजेंट होता है, which is called the GLP-1, which stands for glucagon-like peptide 1. इसका भी बायोलॉजिकल पर्पस एकदम सेम है। जो ये GLP-1 हार्मोन है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल करता है कि वी आर फुल, हमारा पेट भर चुका है, नाउ वी कैन स्टॉप ईटिंग। इसके साथ ही ये हमारे गैस्ट्रिक एम्पटीइंग को भी स्लो डाउन कर देता है। GLP-1 और एक्सेंडिन 4 स्ट्रक्चरली इतने ज्यादा सिमिलर हैं कि अर्ली 2000s में इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स हुई एंड इट वर्कड, और इसी मेडिसिन का नाम पड़ा बेटा या फिर एक्सेनाटाइड। डॉक्टर जॉन एंग ने इसकी डिस्कवरी का पेटेंट किया और लाइसेंस किया इट टू अ बायोटेक्नोलॉजी कंपनी कॉल्ड एमिलिन फार्मास्यूटिकल्स। एमिलिन ने फिर पार्टनर किया विद एली लिली इस ड्रग को मार्केट करने के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 2005 में FDA से अप्रूवल भी मिल गया और इस मेडिसिन को एज इंजेक्शन एज वेट लॉस लॉन्च किया गया। अब ऐसा क्यों है कि हमें एक्सेंडिन 4 की जरूरत पड़ी जबकि हमारी बॉडी ऑलरेडी GLP-1 प्रोड्यूस कर रही थी? एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अ एंजाइम कॉल्ड DPP-4। DPP-4 हमारी बॉडी में GLP-1 को सिर्फ 2 मिनट्स में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि एक्सेंडिन 4 DPP से इंटरैक्ट नहीं करता, तो इट्स प्रीटी मच बिकम्स इंडिस्ट्रक्टेबल। एंड एक्सेंडिन 4 ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में बहुत देर तक रहता है और इसकी वजह से ब्लड शुगर स्लोअर होते हैं एंड वेट लॉस भी होता है। इनकी जो क्लिनिकल ट्रायल्स भी की गई थी उनमें ये देखा भी गया कि
कई सारे पेशेंट्स का सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है HbA1c में और उन्होंने ऑन एन एवरेज 2 to 3 kgs लूज किए ड्यूरिंग द ट्रायल। बट व्हाई डिड बेटा स्टॉप बीइंग अ थिंग? और अब हम ओजेम्पिक और मंजारो के बारे में पढ़ते हैं जो कि GLP-1 बेस्ड इंजेक्शंस है। It's because of three things. Number one, एक्सेंडिन ह्यूमन बॉडी में अराउंड 2.5 आवर्स तक ही एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी पेशेंट इससे वेट लॉस चाहता है तो उसे दिन में 2 से 3 बार ये इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे। एंड हु वांट्स टू डू दैट? जबकि अब हमारे पास ओजेम्पिक है और मंजारो है जहां पे आपको ये इंजेक्शन बस हफ्ते में एक बार लगाने होते हैं। नंबर 2, एक्सेंडिन 4 हमारी ह्यूमन बॉडी के GLP-1 से 54% ही मैच करता है और इसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है और एक्सेंडिन 4 को काइंड ऑफ न्यूट्रलाइज कर देता है। अराउंड 40 to 60% पेशेंट्स की बॉडी में ये नोटिस किया गया कि उनकी बॉडीज में इन ड्रग्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं, जिसकी वजह से एक्सेंडिन 4 कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। जबकि ये मॉडर्न GLP-1 बेस्ड इंजेक्शंस में जो GLP-1 होता है वो ह्यूमन GLP-1 से 94% आइडेंटिकल होता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम इसको फाइट नहीं करती है। तीसरा रीजन है कि एक्सेंडिन 4 समझ लो एक तरीके का वर्जन 1.0 है ऑफ अ सॉफ्टवेयर, जबकि मंजारो आप कह सकते हो वर्जन 5.0 है ऑफ द सेम सॉफ्टवेयर। एक्सेंडिन 4 से तो पेशेंट्स बस 2 से 3 kgs ही लूज कर पा रहे थे, जबकि जो ये मॉडर्न इंजेक्शंस हैं उनमें तो 20+ kgs भी लूज करते हुए पेशेंट्स को देखा गया है। GLP-1 की कैटेगरी में सबसे फेमस ड्रग है ओजेम्पिक, नोवो नोर्डिस्क की। उनकी ही सेम फॉर्मुलेशन में बस वेट लॉस को स्पेसिफिकली टारगेट करती हुई विगोवी भी काफी फेमस है। लेकिन सिर्फ GLP-1 के इंजेक्शन से पेशेंट्स ने काफी साइड इफेक्ट्स फेस किए, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट सेक्शन में बात करूंगी। कई पेशेंट्स ने रिपोर्ट किया कि उनको सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आता है विच इज नॉशिया, और इसी को सॉल्व किया एली लिली ने और एक स्टेप फर्दर लेके गई विद देयर ड्रग कॉल्ड ट्राइजेप्टाइड या मंजारो। ट्राइजेप्टाइड में बेसिकली GLP-1 और GIP हार्मोन्स भी हैं। That's why it's called a dual agonist. ये GIP हार्मोन बेसिकली हमारे फैट सेल्स को और फ्लेक्सिबल बनाता है और ये नौशा को भी कम करता है, which resulted in 21% increase in the weight loss. कुछ नए ट्रायल्स में तो ये भी देखने को मिल रहा है कि ये ना सिर्फ डायबिटीज बल्कि हार्ट फेलियर और फैटी लिवर जैसे कि मैश में भी लाइफ सेविंग हो सकता है। एली लिली का एक और नया वेट लॉस ड्रग भी करंटली क्लिनिकल ट्रायल्स में है और मार्केट में अवेलेबल नहीं है, विच इज कॉल्ड रेटाट्रूटाइड। रेटाट्रूटाइड बेसिकली एक ट्रिपल एगोनिस्ट है। इसमें GLP-1, GIP और ग्लूकागॉन है। ये ग्लूकागॉन लिवर से फैट निकालता है और इसका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाता है। इसके फेज 2 के ट्रायल्स में 48 वीक्स में लोगों ने 24% वेट लॉस देखा है, which is almost 1/4 of their body weight. इस पे भी क्लिनिकल ट्रायल्स चल ही रही हैं और ये मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। So we'll see where it goes, but so far it sounds very promising. इंजेक्टेबल्स के साथ ही साथ मार्केट में कुछ ओरल पिल्स भी आने लग गए हैं, जैसे कि एली लिली का ऑर्फोग्लिप्रॉन, जिसपे अभी भी FDA का अप्रूवल नहीं आया है, इट्स स्टिल अवेटिंग दैट, और एली लिली इसे प्रमोट कर रही है एज अ मेंटेनेंस ड्रग, मीनिंग कि जब आप ये इंजेक्शंस यूज करना बंद करोगे उसके बाद आप इन मेडिसिन को ले सकते हो टू मेंटेन द वेट। इसीलिए ही एली लिली ने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है चाइना में, जिससे कि इसका प्रोडक्शन बढ़ा सके। इवन दो ये क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लगती हैं, बट इट्स नेचुरल टू क्वेश्चन, इज देयर अ कैच? मैं ये क्लियर कर दूं कि दुनिया में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। हर दवाई का एक अपना ट्रेड ऑफ होता है। डॉक्टर्स हमेशा ये देखते हैं कि किसी भी मेडिसिन के प्रॉफिट उसके रिस्क से ज्यादा ना हो, और अगर ऐसा है तो फिर वो सेफ होती है कंजम्पशन के लिए। ये इंजेक्शन असलियत में वेट लॉस के लिए नहीं बनाई गई थी, बट एक्चुअली डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए बनाई गई थी। ओजेम्पिक जिस कंपनी ने बनाई है, नोवो नोर्डिस्क, उन्होंने अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में ये नोटिस किया कि इससे ना ही बस शुगर कंट्रोल हो रहा है, इसके साथ साथ वेट लॉस भी देखा जा रहा है। लेकिन ओरिजिनली ओजेम्पिक को FDA ने अप्रूव किया था एज अ टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन इस पे कैपिटलाइज करने के लिए नोवो नोर्डिस्क ने लॉन्च किया विगोवी, और विगोवी को पोजीशन किया एज अ वेट लॉस इंजेक्शन, एंड 2021 में FDA से इसके लिए अप्रूवल भी ले लिया।
अब इन इंजेक्शन में सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ होता है मसल लॉस। देखो, जब आप बहुत तेजी से वेट लूज करते हो तो आप सिर्फ अपना फैट नहीं, मसल भी लूज करते हो। इन इंजेक्शन की क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है कि टोटल वेट लॉस का 25% टू 40% तक लीन मसल मास होता है। इसका मतलब अगर आप 20 kg वेट लूज करते हो तो अराउंड 6 टू 8 kgs आपका लीन मसल मास भी लूज होता है। अब ये मसल्स हमारे मेटाबॉलिज्म का काइंड ऑफ लाइक एक इंजन है, और अगर ये इंजन ही बंद हो जाएगा तो एनर्जी का कंजम्पशन भी रुक जाएगा, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म धीरे हो जाएगा एंड फ्यूचर में आप जल्दी वेट गेन करोगे, which actually brings us to the next point, and that is the rebound reality. स्टेप 1 एक्सटेंशन ट्रायल के मुताबिक इन इंजेक्शंस को बंद करने के 1 साल के अंदर लोग अपना 2/3 विच इज 66% ऑफ वेट वापस गेन कर लेते हैं। और इसी रिबाउंड से बचने के लिए एली लिली ने अपना वो ओरल ड्रग निकाला है विच इज द ऑरफॉरग्लिप्रॉन। अब गोल तो यही है कि इनिशियली आप अपना वेट लूज करो ये इंजेक्शंस लगा करके एंड लेटर ऑन मेंटेन करो विद एन ओरल पिल। बट इज इट जस्ट मी हु थिंक्स कि इन पिल्स की वजह से कोई भी एक लाइफ लॉन्ग कंज्यूमर बन जाएगा इन पिल्स का? बट अगेन आई एम डाइग्रेसिंग। क्लीवलैंड क्लिनिक की 2025-26 की एक बड़ी स्टडी ने बताया कि ट्रायल्स में लोग 50 टू 20% लूज करते हैं क्योंकि वहां स्ट्रिक्ट सुपरविजन होता है, पर रियल वर्ल्ड में एवरेज वेट लॉस सिर्फ 11.9% तक ही रहता है। और जो लोग साइड इफेक्ट्स की वजह से जल्दी दवा छोड़ देते हैं उनका वेट लॉस तो सिर्फ 3.6% पर आ करके अटक जाता है। कई यूजर्स ने तो ये भी रिपोर्ट किया कि आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन उनका सिवियर मेंटल हेल्थ डिक्लाइन हुआ है। इसकी वजह से उन्हें डीप डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स भी आने लग गए। इस स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट सेक्शन में बात करूंगी। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे केसेस भी पाए गए जहां लोग इमरजेंसी रूम तक पहुंच गए बिकॉज ऑफ सिवियर गैस्ट्राइटिस। People have even reported about having pancreatitis, pancreas ka inflammation, which is not fun at all. I knew someone once who had pancreatitis and honestly, I will never wish that upon even my worst enemy. And कुछ रेयर केसेस में तो फेटल एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस भी रिपोर्ट हुआ है। एक तो ट्रेड ऑफ्स आर सो हाई, दूसरी तरफ इन इंजेक्शंस को मार्केट में आए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। द रीजन वाई हमारा ये सेकेंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में कुछ ऐसे फार्मा फेल्स रह चुके हैं दैट हैड टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहला और सबसे हॉन्टिंग केस तो थैलिडोमाइड का ही है। 1950s में इसे कंप्लीटली सेफ कहकर प्रेग्नेंट लेडीज को मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट करने के लिए दिया गया एंड रिजल्ट्स, पूरे वर्ल्ड में 10,000 से भी ज्यादा बच्चे अंडर डेवलप्ड लिम्स फोकोमीलिया के साथ पैदा हुए। फिर आई 90s में ये मिरेकल वेट लॉस ड्रग कॉल्ड फेन एंड यस, इसकी वजह से वेट लॉस तो हुआ लेकिन पेशेंट्स के हार्ट वाल्व्स परमानेंटली डैमेज हो गए। एंड वही 1986 का लेंटिन कमीशन केस जहां मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में 14 लोग एंटी फ्रीज विच इज BEG कंटामिनेटेड ग्लिसरीन की वजह से मर गए। एंड रिसेंटली 2022 से 2025 के बीच में ये किलर सिरप जो कि मेडन फार्मा और मैरियन बायोटेक जैसी कंपनीज ने कफ सिरप गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में भेजे थे, उसकी वजह से 100 से भी ज्यादा बच्चों की जान चली गई। अब हम आते हैं अपने जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर एंड इसमें रैनवैक्सी स्कैंडल एक बहुत बड़ा नाम है। इस स्कैंडल को बॉटल ऑफ लाइज भी कहा जाता है क्योंकि इसकी कंपनी बहुत सालों तक डेटा फॉल्सिफाई करती रही। ये लोग ब्रांड नेम ड्रग्स को क्रश करके अपने बायो इक्विवेलेंस टेस्ट पास करते थे। डॉक्टर रेड्डीज जैसे बड़े फार्मा ब्रांड्स पे भी एलिगेशंस लग चुके हैं। उनका भी एक सीक्रेट लैब पकड़ाया गया था 2015 में जहां वो फेल्ड टेस्ट रिजल्ट्स को डिलीट कर देते थे ताकि रेगुलेटर्स को सिर्फ पास्ट वाले टेस्ट ही दिखाई दें। Yes, these are terrible tragedies in the human history. But this has led to even better and stricter policies in FDA and in India as well. But who's to say that history is not going to repeat itself? So अब आते हैं शैडो पैटर्न्स पे जो कि not necessarily किसी मेडिसिन का फेलियर है। 2001 से 2019 के बीच में नोवो, लिली और सनोफी ने इंसुलिन के प्राइसेस ऑलमोस्ट एक साथ लॉक स्टेप में बढ़ाए। जब एक ने प्राइसेस बढ़ाए दूसरे ने भी सेम किया। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेटेड प्राइस फिक्सिंग। एली लिली का जिप्रेक्सा कवर अप,
लिली ने सालों तक ये छुपाया कि उनकी एंटीसाइकोटिक ड्रग ज़ाइप्रेक्सा से डायबिटीज और वेट गेन का रिस्क होता है। उन्होंने इसी शेडी मार्केटिंग की वजह से $1.42 बिलियन का भी फाइन भरा था। Eli Lilly have patented the trizeptide and retatrutide, so I'm sure they will monopolize on these drugs because these patents are not expiring till 2030 to 2040s. 2023 में नोवो को यूके में सस्पेंड किया गया क्योंकि वो एजुकेशनल वेबिनार्स के नाम पर स्टेल्थली डॉक्टर्स को विगोवी प्रमोट कर रहे थे। इवन मार्च 2026 में एफडीए ने उन्हें वार्निंग दी है फॉर नॉट रिपोर्टिंग सीरियस साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग डेथ्स इन टाइम। ये एफडीए का वार्निंग लेटर है जो कि उन्होंने जारी किया था एंड दिस इज व्हाट नोवो हैड टू से। यू कैन पॉज एंड रीड अबाउट इट। एंड एज आई सेड, लेटेस्ट डाटा के मुताबिक इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक्स हैं और 13 करोड़ से ज्यादा ओबीस इंडिविजुअल्स हैं। तो इतने बड़े मार्केट में कोई भी फार्मा कंपनी पीछे कैसे रह सकती है? इसीलिए एली लिली ने इंडिया में अग्रेसिव प्रमोशन शुरू कर दी है और आपने शायद एड्स और कैंपेन्स तो देखे ही होंगे जहां एली लिली ने बड़े बड़े सेलेब्स के साथ काम किया है और मैसेज कंसिस्टेंट रखा है दैट ओबेसिटी इज अ क्रोनिक डिजीज। और दूसरी तरफ नोवो नॉर्डिस्क ने WHO के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर द अवेयरनेस ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी प्रिवेंशन। एंड वही नोवो नॉर्डिस्क तो इवन गॉट इनटू सम लीगल बैटल्स। नोवो नॉर्डिस्क ने इंडियन कंपनीज को सू किया ताकि वो ओजेम्पिक, उनका सेमाग्लूटाइड को जेनरिक वर्जन उसका ना बना सके। उन्हें मोनोपोली चाहिए थी, पर इंडियन कंपनीज स्पेशली डॉक्टर रेड्डीज ने ये एक जीनियस लीगल मूव खेला। उन्होंने कहा ये पेटेंट इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि सेमाग्लूटाइड कोई नया जीनियस इन्वेंशन नहीं है, ये नोवो नॉर्डिस्क के पुराने जीनस पेटेंट का ही एक ऑब्वियस एक्सटेंशन है। नोवो की ये अपील रिजेक्ट हो गई और मार्केट जेनरिक्स के लिए खुल गया। इसका बेसिकली मतलब है कि हम इंडियंस को ये सेमाग्लूटाइड इंजेक्शंस इन द नियर फ्यूचर 70 to 80% चीपर मिल सकता है। लेकिन जेनरिक मेडिसिन पे कितना ट्रस्ट करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो आई एम नॉट अ डॉक्टर और योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो अगर मेरे को बस ये सम अप करना हो इस होल वीडियो को तो मैं एक ही बात बोलूंगी, द रिजल्ट्स, यस दे लुक इम्प्रेसिव, दे लुक पावरफुल, लेकिन बस सिंपली ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ है इस ड्रग को मार्केट में आए हुए कि आप इस पे कंप्लीटली 100% बिलीव करके ये इजीली कहीं से भी खरीद करके यूज करें। And absolutely no one should be using it for vanity purposes. So life में बहुत ही एक important event आ रहा है, अच्छा होगा अगर मैं 5 से 10 kg लूज कर लूं और अच्छी दिखूं। No, बिल्कुल भी नहीं। This should be your last plan. एकदम Z plan होना चाहिए for your weight loss. Be sure that you have tried everything else. सारे natural possible ways आप try कर चुके हो to lose weight, then go for injections. Fix your sleep, ईट राइट, मूव मोर और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो जिससे कि एक सस्टेनेबल, स्टेबल और बैलेंस्ड वेट लॉस हो सके। एंड बीइंग सेड दैट, अगर आप ओवरवेट हो और ओबीस हो एंड यू हैव टू टेक दीज इंजेक्शंस, देन एब्सोल्युटली नो वन कैन मेक यू फील ashamed for doing so. Absolutely no one has the right to say that you took the easy way out. वैसे भी medicines are just that. A little help when you are incapable of doing something, या आपकी body बस properly वो काम नहीं कर पा रही है। Well, that was it. And I hope that you are leaving this video with some knowledge that will help you take a better decision for you and your loved ones. And that was the video on weight loss injections, the good, the bad, and the ugly. See you in the next one.